नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज के स्टार्टअप्स ही कल की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोविड-19 का टीका देश भर में निःशुल्क लगाया जाएगा। देश में कोविड टीकाकरण का पूर्वाभ्यास जारी। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.12% हुई और केंद्र सरकार ने सेवा के दौरान दिव्यांगता का शिकार होने वाले कर्मचारियों को भी दिव्यांगता क्षतिपूर्ति देने का निर्णय लिया। दोपहर समाचार में नईम अख्तर के साथ मैं निखिल कुमार। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के स्टार्टअप्स ही कल की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। श्री मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से ओडिशा में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM संबलपुर के स्थायी परिसर की आधारशिला रखने के अवसर पर ये बात कही। बीते दशकों में एक ट्रेंड देश ने देखा, बाहर बने मल्टीनेशनल बड़ी संख्या में आए और इसी धरती पर आगे भी बढ़े। ये दशक और ये सदी भारत में नए नए मल्टीनेशनल के निर्माण का है। भारत का सामर्थ्य दुनिया में छा जाए, इसके लिए ये उत्तम कालखंड आया है। आज के स्टार्टअप्स ही कल के मल्टीनेशनल्स हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें बदलते वक्त के अनुसार न केवल उसके साथ बल्कि उससे भी तेज गति से चलना होगा। हमारी कोशिश है कि हम न सिर्फ समय के साथ चलें, बल्कि समय के पहले चलने की भी कोशिश करें। जैसे काम के तरीके बदल रहे हैं, वैसे ही मैनेजमेंट स्किल्स की डिमांड भी बदल रही है। अब टॉप डाउन या टॉप हैवी मैनेजमेंट के बजाय कोलैबोरेटिव, इनोवेटिव और ट्रांसफॉर्मेटिव मैनेजमेंट का समय है। ये कोलैबोरेशन साथियों के साथ जरूरी है ही, बॉट्स और एल्गोरिथम्स भी अब टीम मेंबर्स के रूप में आपके साथ है। इसलिए आज जितना ह्यूमन मैनेजमेंट जरूरी है, उतना ही टेक्नोलॉजिकल मैनेजमेंट भी आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कोविड संकट के दौरान चुनौती को अवसर में बदलते हुए विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। कोविड संकट के बावजूद भारत ने पिछले सालों की तुलना में ज्यादा यूनिकॉर्न दिए हैं। आज खेती से लेकर स्पेस सेक्टर तक जो अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उनमें स्टार्टअप के लिए स्कोप लगातार बढ़ रहा है। आपको इन नई संभावनाओं के लिए खुद को तैयार करना है। आपको अपने कैरियर को भारत की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ जोड़ना है। इस नए दशक में ब्रांड इंडिया को नई ग्लोबल पहचान दिलाने की जिम्मेदारी हम सब पर है, विशेष रूप से हमारे नौजवानों पर है। श्री मोदी ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े लोगों को अग्रणी भूमिका निभानी होगी। लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए आप सभी IIM के युवा साथियों को नए और इनोवेटिव समाधान तलाशने हैं। मुझे विश्वास है हमारे IIMs आत्मनिर्भरता के देश के मिशन में स्थानीय उत्पादों और अंतर्राष्ट्रीय कोलैबोरेशन के बीच ब्रिज का काम कर सकते हैं। साल 2014 तक हमारे यहाँ 13 IIM थे, अब देश में 20 IIM है। इतना बड़ा टैलेंट पूल आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत विस्तार दे सकता है। आज दुनिया में अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है, तो मैनेजमेंट की दुनिया के सामने चैलेंजेस भी नए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबलपुर का IIM परिसर ओडिशा को प्रबंधन के क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगा। IIM कैंपस के शिलान्यास के साथ ही ओडिशा के युवा सामर्थ्य को मजबूती देने वाली एक नवीन शिला भी रखी गई। IIM संबलपुर का परमानेंट कैंपस ओडिशा की महान संस्कृति
और संसाधनों की पहचान के साथ ओडिशा को मैनेजमेंट की दुनिया में नई पहचान दिलाने वाला है। श्री मोदी ने राज्य में पर्यटन और स्थानीय संस्कृति तथा उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यार्थियों से आगे आने की अपील की। इस एरिया के टूरिज्म पोटेंशियल को और बढ़ाने के लिए यहाँ के स्टूडेंट्स के आइडियाज और मैनेजरियल स्किल बहुत काम आ सकते हैं। ऐसे ही संबलपुरी टेक्सटाइल भी देश विदेश में मशहूर है। बांदा इकत फैब्रिक, उसका यूनिक पैटर्न डिजाइन और टेक्सचर बहुत ही खास है। इसी तरह इस क्षेत्र में हैंडीक्राफ्ट का इतना काम होता है। सिल्वर फिलीग्री, पत्थरों पर नक्काशी, लकड़ी का काम, ब्रास का काम, हमारे आदिवासी भाई बहन भी इसमें बहुत पारंगत है। आईआईएम के छात्र छात्राओं के लिए संबलपुर के लोकल को वोकल बनाना उनका एक अहम दायित्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को संबलपुर आईआईएम के मूल मंत्र के अनुरूप अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना चाहिए। आईआईएम संबलपुर का ध्येय मंत्र है नव सर्जनम सुचिता समावेशतत्वम, यानी इनोवेशन, इंटीग्रिटी और इंक्लूसिवनेस। आपको इस मंत्र की ताकत के साथ देश को अपनी मैनेजमेंट स्किल दिखानी है। आपको नए निर्माण को तो प्रोत्साहित करना ही है, सभी के समावेश पर भी जोर देना है। जो विकास की दौड़ में पीछे छूट गया है उसे भी साथ लेना है। इस अवसर पर ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रताप चंद्र षडंगी भी उपस्थित रहे। समारोह में अधिकारियों, उद्योगपतियों, शिक्षाविदों और विद्यार्थियों के अलावा आईआईएम के पूर्व छात्रों तथा संकाय के सदस्यों सहित 5000 से अधिक लोग वर्चुअल रूप से शामिल हुए। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि 2015 में स्थापित भारतीय प्रबंधन संस्थान संबलपुर ने अपनी उत्कृष्टता साबित की है। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि संस्थान के बुनियादी ढांचे की आधारशिला प्रधानमंत्री रख रहे हैं। ओडिशा सरकार ने प्रस्तावित परिसर के लिए 200 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है, जबकि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परियोजना के लिए प्रशासनिक सहयोग और 400 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान स्वीकृत किया है। प्रस्तावित आईआईएम संबलपुर की सभी इमारतें अत्याधुनिक बुनियादी सुविधाओं से लैस, ऊर्जा के मामले में किफायती और हरित श्रेणी के मानकों के अनुरूप होंगी। नवीकरणीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करने वाला ये हरित परिसर होगा। इसका निर्माण अप्रैल 2022 तक पूरा हो जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज के स्टार्टअप्स ही कल की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, कोविड-19 का टीका देश भर में निःशुल्क लगाया जाएगा। देश भर में कोविड टीकाकरण का पूर्वाभ्यास जारी। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.12% हुई और केंद्र सरकार ने सेवा के दौरान दिव्यांगता का शिकार होने वाले कर्मचारियों को भी दिव्यांगता क्षतिपूर्ति देने का निर्णय लिया। देश में कोविड का टीका मुफ्त मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों को ये जानकारी देते हुए बताया कि केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोविड का टीका सभी को निःशुल्क लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री आज कोविड टीकाकरण पूर्वाभ्यास का जायजा लेने के लिए दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों का दौरा कर रहे थे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से अपील की कि वो टीके की सुरक्षा और उसके प्रभाव के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों से गुमराह न हों। भारत की सरकार सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है।
देशवासियों से अपील है कि ये वैक्सीन आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है। इसके बारे में कोई भी किसी प्रकार के भी अपने माइंड में मिसकंसेप्शंस ना बनाए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार टीकाकरण के लिए तय दिशा निर्देशों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि आम लोगों में पोलियो टीकाकरण के दौरान भी हिचक देखी गई थी, लेकिन बाद में यह अभियान बहुत सफल रहा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि आज राष्ट्रव्यापी टीकाकरण पूर्वाभ्यास 4 राज्यों में किए गए पूर्वाभ्यासों से मिले फीडबैक के आधार पर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभ्यास के दौरान वास्तविक टीका लगाए जाने को छोड़कर टीकाकरण की बाकी सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीके लगाए जाने के लिए करीब 2000 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी टीकाकरण के लिए बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों को तैयार किया गया है। देश भर में आज हो रहे कोविड-19 टीकाकरण के पूर्वाभ्यास का उद्देश्य वैक्सीन शुरू करने की तैयारियों की जांच करना है। कोविड कार्यबल के प्रमुख और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि पूर्वाभ्यास ये सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि टीकाकरण की पूरी तैयारियों की जांच पड़ताल की जा सके। इसकी तैयारियां बहुत दिनों से चल रही हैं। जो प्रैक्टिकल गाइडलाइन हैं कि एक वैक्सीन में एक्टिविटी कैसे होगी, बूथ किस तरह से सेटअप किया जाएगा, सेशन कैसे किया जाएगा, सेशन प्लानिंग कैसे होगी, कौन क्या करेगा, क्या डेटा देखा जाएगा, लेकिन ये तैयारी बिट्स एंड पीसेस में है। उसको चलते हुए देखना एज अ सीमलेस सिस्टम, उसको टेस्ट करने के लिए अब ये प्रावधान किया है कि सारे देश में एक मॉक ड्रिल होगी या ड्राई रन होगा, जो हमें ये सब जितने स्टेप्स हैं उनको हम लागू करेंगे और देखेंगे कि कहाँ किस तरह से फर्दर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जिसके बेस के ऊपर रिफाइनमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी किया जाए। कोविड टीकाकरण के राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास के तहत तेलंगाना में हैदराबाद और महबूबनगर जिलों में ये अभियान चलाया जा रहा है। इन जिलों में टीकाकरण के लिए कुल 6 केंद्र बनाए गए हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर श्रीनिवास राव ने आकाशवाणी को बताया कि पूर्वाभ्यास के तहत टीकाकरण से जुड़ी सभी गतिविधियां हैदराबाद में नामपल्ली एरिया अस्पताल, तिलकनगर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी अस्पताल में चलाई जा रही हैं। महबूबनगर में ये पूर्वाभ्यास सरकारी जनरल अस्पताल और एक निजी अस्पताल में किया जा रहा है। राष्ट्रव्यापी स्तर पर आज चलाए जा रहे कोविड टीकाकरण पूर्वाभ्यास के तहत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये अभियान 3 अस्पतालों में बने केंद्रों में चलाया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला ने बताया कि भोपाल के 3 अस्पताल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीनेशन ड्राई रन सफलतापूर्वक कर लिया गया है। ड्राई रन गांधीनगर स्वास्थ्य केंद्र, एलएन मेडिकल कॉलेज कोलार और गोविंदपुरा स्वास्थ्य केंद्र में सुबह 9 से 11 बजे तक किया गया। तीनों केंद्रों पर 25-25 हेल्थ वर्कर और 5-5 वैक्सीन ऑफिसर की टीम ने ड्राई रन में भाग लिया। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और कलेक्टर अविनाश लवणिया ने वैक्सीनेशन ड्राई रन की प्रक्रिया की निगरानी करी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सारंग ने बताया कि प्रदेश में ड्राई रन सफलता के साथ संचालित किया गया है और प्रदेश वैक्सीनेशन के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुरूप तैयार है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में 4 और जिलों में आज कोविड टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। ये जिले हैं दाहोद, वलसाड, भावनगर और आणंद। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के लिए गुजरात में पहला ड्राई रन पिछले सप्ताह गांधीनगर और राजकोट जिले में किया गया था, जिसमें 2 दिन तक टीकाकरण कार्यक्रम से संबंधित प्रशासनिक और फील्ड कार्य का जायजा लिया गया था। इन ड्राई रन के दौरान कोई बड़ी समस्या नहीं पाई गई थी। अब इस तरह का ड्राई रन का अभ्यास और 4 जिलों में किया जा रहा है, जिसमें जायडस मेडिकल कॉलेज दाहोद, सर टी जनरल हॉस्पिटल भावनगर, GMERS मेडिकल कॉलेज वलसाड और जिला अस्पताल आणंद शामिल है। इस ड्राई रन में प्रत्येक जिले में एक अर्बन हेल्थ सेंटर और एक शहरी क्षेत्र के बाहर के केंद्र को शामिल किया गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र में कोविड टीकाकरण का पूर्वाभ्यास पुणे, नागपुर, जालना और नंदुरबार जिलों में हो रहा है। एक रिपोर्ट। सभी 4 जिलों में 3 टीकाकरण केंद्र हैं, जिनमें से प्रत्येक में बनावटी टीकाकरण अभियान के 25 लाभार्थी है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि इस अभियान में किसी को टीका नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य लक्ष्य है टीकाकरण से जुड़े बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करना, जिसमें सभी टीकाकरण केंद्र से जुड़े प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रबंधन, केंद्रों में आने वाले लाभार्थियों द्वारा नियमों का पालन और पर्याप्त बिजली और इंटरनेट सेवा को सुनिश्चित करना आदि शामिल है। उन्होंने ये भी बताया है कि प्रत्येक केंद्रों में एक प्रतीक्षालय, एक टीकाकरण कक्ष और एक निरीक्षण कक्ष होगा। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उत्तर प्रदेश में कोविड टीकाकरण का पूर्वाभ्यास राजधानी लखनऊ में 6 जगहों पर हो रहा है।
राजधानी लखनऊ में कोविड वैक्सीनेशन का ड्राई रन 6 स्थानों पर किया जा रहा है, जिसमें सहारा अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट भी शामिल है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में ये ड्राई रन आज सुबह 11 बजे शुरू हुआ। कोविड के नोडल अफसर निशांत वर्मा ने बताया कि विभाग ने आज 50 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया के ड्राई रन का फैसला किया है। इस दौरान ये प्रक्रिया 3 चरणों में बांटी जाएगी, जिसमें टीकाकरण का क्षेत्र, टीकाकरण के बाद निगरानी का क्षेत्र और टीकाकरण के बाद इंतजार करने के लिए स्थान बनाए गए हैं। राज्य के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि ड्राई रन 5 जनवरी से पूरे प्रदेश में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार टीकाकरण को लेकर सभी प्रकार के जरूरी इंतजाम कर रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में कोविड टीकाकरण पूर्वाभ्यास 3 जिलों में सुचारू रूप से जारी है। राजधानी पटना के अलावा जमुई और बेतिया में ये पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने फुलवारीशरीफ के सब डिविजनल कार्यालय, शास्त्री नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और दानापुर सब डिविजनल अस्पताल में पूर्वाभ्यास का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने से पहले पूर्वाभ्यास से बहुत मदद मिलेगी। श्री पांडेय ने कहा कि इससे इस प्रक्रिया में शामिल लोगों को आवश्यक जानकारी मिलेगी और इस प्रक्रिया में किसी बदलाव की आवश्यकता के बारे में पता चल सकेगा। इस बीच राज्य में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 97.57% हो गई है। सक्रिय मामलों की संख्या भी लगातार कम हो रही है। वर्तमान में 4,765 रोगियों का इलाज चल रहा है। 2,47,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। तमिलनाडु में कोविड टीकाकरण का पूर्वाभ्यास 17 जगहों पर हो रहा है। 5 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को इस अभियान में शामिल किया गया है। चेन्नई के अलावा नीलगिरी, तिरुनेलवेली, कोयम्बटूर और तिरुवल्लुर जिलों में यह अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी मिलकर पूर्वाभ्यास की सभी गतिविधियों जैसे लाभार्थियों की पहचान, टीकाकरण प्रक्रिया, इंटरनेट सेवाओं की व्यवस्था और टीकाकरण के बाद लोगों पर इसके प्रभाव के आकलन की सारी तैयारियों को देख रहे हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कोविड टीकाकरण का पूर्वाभ्यास राजधानी पोर्ट ब्लेयर में 2 जगहों पर किया जा रहा है। इस अभियान में करीब 50 स्वयंसेवकों को शामिल किया गया है। पूर्वाभ्यास के लिए आयुष अस्पताल और गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल को चुना गया है। पूर्वाभ्यास के लिए स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की तरफ से सभी इंतजाम किए गए हैं। देश में कोविड रोगियों की संख्या लगातार कम हो रही है। आज ये और घटकर कुल संक्रमित लोगों के केवल 2.43% रह गई। कल कोविड मरीजों में 4,000 की कमी आई। अब इनकी संख्या करीब 2,50,000 रह गई है। रोजाना संक्रमित लोगों की संख्या भी 20,000 से कम हो गई है। कल करीब 19,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर में भी सुधार हुआ है और ये 96.12% पर पहुंच गई है। अब तक 99 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। कल 22,900 लोग ठीक हुए। इस समय देश में संक्रमण से मुक्त लोगों की संख्या कोविड मरीजों से 40 गुना अधिक है। स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र के निर्धारित उपचार प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन तथा चिकित्साकर्मियों के समर्पण और प्रतिबद्धता के कारण ही देश में संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इन उपायों से कोविड मृत्यु दर भी घटकर 1.45% रह गई है। कल कोरोना से 224 लोगों की मौत हुई। देश में कल 8,29,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच हुई। अब तक करीब 17,39,00,000 जांच की जा चुकी हैं। केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने मिलकर जांच सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को काफी विकसित किया है। देश में प्रतिदिन जांच क्षमता 15 लाख तक पहुंच गई है। इस समय देश में कुल 2,294 जांच प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें से 1,201 सरकारी और 1,093 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जांच के काम में तेजी आने से दैनिक संक्रमण की दर घटकर 2.30% रह गई है। मिजोरम में 4,100 लोग कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.25% हो गई है। राज्य में कोविड के सक्रिय मामले घटकर 111 रह गए हैं। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार कल कोविड के 3 नए मामले सामने आए, जबकि 2 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए। राज्य में अब तक कुल 4,219 लोग कोविड से संक्रमित हो चुके हैं।
सरकार ने 8 जनवरी से भारत और ब्रिटेन के बीच उड़ानें फिर से शुरू करने का फैसला किया है। ब्रिटेन में कोविड-19 के नए रूप के प्रसार को रोकने के लिए दोनों देशों के बीच उड़ानें बंद कर दी गई थीं। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच 23 जनवरी तक प्रति सप्ताह 30 उड़ानें संचालित होंगी। दोनों देशों की विमानन कंपनियां प्रति सप्ताह 15-15 उड़ानें संचालित करेंगी। भारत में केवल दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद से उड़ानें रवाना होंगी। दोनों देशों के बीच दिसंबर में प्रति सप्ताह 60 से अधिक यात्री उड़ानें चल रही थीं, लेकिन नागर विमानन मंत्रालय ने 23 दिसंबर से दोनों देशों को जोड़ने वाली सभी यात्री उड़ानें बंद कर दी थीं। कई देशों ने भी नए कोविड-19 स्ट्रेन के कारण ब्रिटेन के लिए उड़ान सेवाएं बंद कर दी थीं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्र सरकार ने सभी सेवारत कर्मचारियों को दिव्यांगता क्षतिपूर्ति देने का निर्णय लिया है। यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान दिव्यांगता का शिकार हो जाता है और उसकी सेवाएं दिव्यांग होने के बाद भी बरकरार रखी जाती हैं, तो उन्हें दिव्यांगता क्षतिपूर्ति का लाभ दिया जाएगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने कल ये घोषणा की। एक रिपोर्ट। श्री सिंह ने कहा कि इससे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ के युवा जवानों को बड़ी राहत मिलेगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार सेवा नियमों को सरल बनाने और भेदभाव वाले नियमों को समाप्त करने के लिए आवश्यक उपाय कर रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की नई पहलों का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के जीवन को सेवानिवृत्ति के बाद भी आसान बनाना है। इससे वह कर्मचारी भी लाभान्वित होंगे जो इस समय पेंशन भोगी हैं अथवा जिनके परिजन पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के हित में कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में एक और आदेश जारी किया था, जिसके अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा शर्त में छूट दी गई थी। यदि कोई सरकारी कर्मचारी शरीर से या चिकित्सकीय अक्षमता के कारण सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त होता है, तो इस संदर्भ में नियमों में संशोधन करके आखिरी भुगतान के 50% के बराबर पेंशन देने का नियम लागू किया गया है, भले ही कर्मचारी 10 वर्ष की न्यूनतम आवश्यक सेवा शर्त को पूर्ण नहीं कर पाया हो। इसके अतिरिक्त पेंशन से जुड़े नियमों में एक और महत्वपूर्ण सुधार किया गया और ये निर्णय किया गया कि सरकारी कर्मचारियों के आश्रित को आखिरी भुगतान के 50% पेंशन का अधिकार प्राप्त करने के लिए 7 वर्ष की न्यूनतम सेवा की आवश्यक शर्त को भी खत्म किया गया। इसके तहत यदि किसी सरकारी कर्मचारी को 7 वर्ष की सेवा पूर्ण होने से पहले ही सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तब भी कर्मचारी के परिवार को उसके आखिरी भुगतान के 50% राशि पेंशन के तौर पर निर्धारित की जाएगी। समाचार कक्ष से मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि विश्व के प्रमुख नेताओं की लोकप्रियता का आकलन करने वाली अमेरिका की एक कंपनी के अनुसार श्री मोदी की स्वीकार्यता 55% के साथ काफी ज्यादा है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दूरदर्शी नेता हैं और देश के विकास के बारे में उनकी निश्चित सोच है। देश की विकास की उनकी एक निश्चित विजन है और उसके लिए वो कार्यक्रम बनाते हैं और सफल करते हैं। देश प्रथम, यही उनकी धारणा है। देश के लिए सब कुछ और देश ही सब कुछ। इस धारणा से जो काम करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि रखते हैं, उसको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड, ये नारा लेकर आगे बढ़ते हैं। दुनिया में भारत का स्थान भी बढ़ गया, दबदबा भी बढ़ गया। हमारी विशेष श्रृंखला वार्षिकी 2020 के अंतर्गत आज हम एक भारत श्रेष्ठ भारत पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की एकता और अखंडता पर विशेष जोर दिया। प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती पर 31 अक्टूबर 2015 को एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना की घोषणा की थी। एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश की अनूठी विविधता पर हमें गर्व है। हमारा निरंतर प्रयास होना चाहिए एकता को बढ़ाने वाली चीजों को बल कैसे मिले, इन विविधताओं के साथ अपनापन कैसे बने। एक ही देश में रहने के बाद भी हमें अज्ञान होता है अपने ही देश के विषय में। इसलिए राज्यों से कहा गया एक राज्य दूसरे राज्य के साथ एमओयू करे, पैर बनाए। अब जैसे तमिलनाडु, तमिल भाषा भारत के रिचनेस को ताकत देने वाली तमिल भाषा है, लेकिन हमारा कोई परिचय ही नहीं है।
क्यों न हमारा कोई राज्य 1 साल के लिए तमिल का 8 साल का एमओयू करे, हमारे उस राज्य के बच्चे 5 तमिल गीत सीखें, एक आध बार तमिल फिल्म फेस्टिवल उस राज्य में हो। भारत के इतने राज्य हैं, एक राज्य दूसरे राज्य से, जिसको जो राज्य ठीक लगे इसको हम बल दें और भारत की ये जो रिचनेस है इसको हम नजरअंदाज न करें। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को बल देना चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच आपसी समझ और तालमेल को बढ़ाना है। एक रिपोर्ट। इस नवीन पहल के माध्यम से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संस्कृति, परंपराओं और प्रथाओं के बारे में समझ और ज्ञान का प्रसार होता है, जिससे न केवल राज्यों के बीच आपसी संबंधों में मजबूती आती है, बल्कि देश की एकता और अखंडता भी मजबूत होती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच आपसी समझ और तालमेल को बढ़ाना है। भाषा, संस्कृति, परंपरा, संगीत, पर्यटन, व्यंजन और खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्यों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत जैसा विविध, बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक कोई अन्य देश नहीं है। साथ ही यह प्राचीन संस्कृति और मूल्यों से भी जुड़ा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के जरिए ऐसे संबंधों में और मजबूती आती है। मोहम्मद नसीम नकवी के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पिछले वर्ष विश्व भर में विमान दुर्घटनाओं में 299 लोगों की मौत हुई, जबकि दुर्घटनाओं की संख्या में 2019 के मुकाबले 50% की कमी आई। नीदरलैंड की एक विमानन परामर्शदात्री कंपनी के अनुसार पिछले वर्ष बड़ी विमानन कंपनियों के 40 यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए, जबकि इससे पिछले वर्ष इनकी संख्या 86 थी। इनमें 257 यात्रियों की मौत हुई थी। विमान दुर्घटना में ये कमी कोविड महामारी के कारण हुई है। महामारी के दौरान दुनिया भर में उड़ानों में बड़ी कटौती की गई है। अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी हुई। तापमान 7 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। श्रीनगर में बादल छाए रहेंगे। तापमान 0 से 6 डिग्री नीचे और 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। जम्मू में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा। दोपहर या शाम को बादल छाए रहेंगे। लेह में आसमान साफ रहेगा। वहां न्यूनतम तापमान 0 से 16 डिग्री नीचे रहा, जबकि अधिकतम तापमान 0 से नीचे 3 डिग्री रहेगा। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 0 से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे और 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहने की संभावना है, लेकिन दोपहर या शाम तक आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। तापमान 0 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। उत्तर भारत में भीषण ठंड से राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि मौसम विभाग ने कल तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार अगले 3 दिन के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले 2-3 दिन के दौरान ये तापमान बने रहने की संभावना है, जिसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण दिल्ली में आज सुबह हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ हल्की बारिश की भविष्यवाणी की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बूटा सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। 86 वर्षीय बूटा सिंह का आज दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया। वे पिछले साल अक्टूबर से कोमा में थे। राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित संग्रहालय 5 जनवरी से फिर खुल जाएगा। इसे कोविड-19 के कारण पिछले वर्ष 13 मार्च से जनता के लिए बंद कर दिया गया था। सोमवार और सरकारी छुट्टियों को छोड़कर ये संग्रहालय प्रतिदिन खुलेगा। दर्शक इसे देखने के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए पहले की तरह 50 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। संग्रहालय जाकर तत्काल बुकिंग कराने की सुविधा फिलहाल बंद है। सुरक्षित दूरी बनाए रखने के मानकों का पालन करते हुए पहले से बुकिंग करने के 4 स्लॉट तय किए गए हैं। ये स्लॉट हैं सुबह 9:30 बजे से सुबह 11 बजे तक, सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक, दोपहर 1:30 बजे से शाम 3 बजे तक और शाम 3:30 बजे से शाम 5 बजे तक। प्रत्येक स्लॉट में अधिकतम 25 दर्शकों की सीमा तय की गई है। संग्रहालय जाने के दौरान मास्क पहनने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने जैसे कोविड मानकों का पालन करना होगा। राष्ट्रपति भवन संग्रहालय में उत्कृष्ट और अमूल्य शिल्प कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया है, जो कला, संस्कृति, विरासत और इतिहास के प्रतीक हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज के स्टार्टअप्स ही कल की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोविड-19 का टीका देश भर में निःशुल्क लगाया जाएगा। देश भर में कोविड टीकाकरण का पूर्वाभ्यास जारी है। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.12% हुई और केंद्र सरकार ने सेवा के दौरान दिव्यांगता का शिकार होने वाले कर्मचारियों को भी दिव्यांगता क्षतिपूर्ति देने का निर्णय लिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।